आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश हैं खबरों की तफसील। सबसे पहले वादी से बड़ी खबर। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआई की एक बार फिर वादी के मुतअद्दिद इलाकों में कार्रवाई। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मुतअद्दिद इलाकों में छापामार कार्रवाई की गई है, जबकि बताया जाता है कि श्रीनगर के बाग मेहताब, बटमालू और दीगर इलाकों में छापेमारी कार्रवाई की गई है, जबकि शुमाली कश्मीर के कुपवारा में भी एनआई की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। एनआई एहलकारों के साथ पुलिस और सीआरपीएफ के एहलकार भी शामिल थे इस कार्रवाई के दौरान, जहां बाग मेहताब हाउसिंग कॉलोनी, क्रालपुरा, कुपवारा इलाके में कार्रवाई की गई है, जहां पर एनआई ने आज अल सुबह ही वहां पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। 12 पत्थर, बटमालू, बाग मेहताब हाउसिंग कॉलोनी के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआई की छापामार कार्रवाई। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ हैं इस वक्त आसिफ रशीद। आसिफ, क्या कुछ तफसीलात है एक बार फिर वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर एनआई की कार्रवाई? बिल्कुल गौहर, कार्रवाई हुई है और दो अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां चल रही हैं। एक तरफ जहां रियासती जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है वो कार्रवाइयों में मसरूफ थी जुनूबी अजला के अंदर, तो दूसरी तरफ नॉर्थ कश्मीर के और वस्ती कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कार्रवाइयां की जा रही हैं और अलग अलग इलाकों के अंदर रेड्स चली हैं। और इस बीच आपको बताएं कि जो आज सुबह की कार्रवाई हुई है उसमें बाग मेहताब हाउसिंग कॉलोनी का एरिया है, इसके अलावा बरापत्र बटमालू के अंदर कार्रवाई हुई है, क्रालपुरा कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्रवाई हुई है, सेंट्रल कश्मीर के दीगर कई इलाकों के अंदर छापामार कार्रवाइयां अंजाम दी गई हैं। हालांकि पूरी तरीके से जो ऑफिशियल नोट है एनआईए का वो ये सामने नहीं आया कि किस केस के सिलसिले में कार्रवाई हुई है। ताहम ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ भी इस कार्रवाई में जब थी तो हमारे जराया हमें बता रहे हैं वादी से कि टेरर फंडिंग से जुड़े हुए केस के सिलसिले में कार्रवाई हो रही है। इससे पहले एनआईए की जो पहली कार्रवाई हुई थी उसमें उन लोगों पर शिकंजा कसा गया था जो आर पार भारत पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड हुआ करता था, उसके साथ जुड़े लोगों पर तलवार लटकी थी। हमने नॉर्थ कश्मीर से साउथ तक या लाइन ऑफ कंट्रोल से जो तिजारत होता था उससे वाबस्तगी जिन लोगों की थी, ताजरों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। बहुत सारे लोग उस रडार में आए थे, लेकिन आज ये टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में कार्रवाई हुई है। ताहम ऑफिशियली इसकी तस्दीक होना अभी बाकी है। और आखिरी जरा ये भी बताएं, क्या इस हवाले से कोई खबर है, कोई इतला है कि किसी की गिरफ्तारी हुई है या कि कोई दस्तावेजात या कोई ऐसी काबिल एतराज चीजें भी बरामद की गई हैं जहां पर तलाशी कार्रवाई के दौरान छापामार कार्रवाई हुई है? बिल्कुल, आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे मकामात है जहां पर कुछ अहम दस्तावेजात, कुछ फाइल्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एनआईए की तहकीकाती टीम के हाथ लगी हैं, लेकिन गिरफ्तारी अभी किसी की भी नहीं हुई है। इस तरह की इतला कोई भी नहीं। ताहम ये जरूर है कि 1 दर्जन से ज्यादा लोगों से हमारे जराये के मुताबिक वादी के अंदर पूछताछ सुबह के तकरीबन 4 से 5 घंटों में हुई है। अलग सुबह आज कार्रवाइयां हुई हैं इन मकामात पर जो नाम पहले ही बटमालू से बाग मेहताब कॉलोनी तक मैंने ली है, या करालपुरा नॉर्थ कश्मीर के अंदर। इस दौरान जिन लोगों की वाबस्तगी टेरर फंडिंग केस के सिलसिले या कई लोगों की तहकीकात के दौरान नाम आए थे, चूंकि एक लंबा केस चल रहा है, इसमें जिस जिसके नाम आ रहे हैं उन लोगों से पूछताछ हुई है, लेकिन गिरफ्तारी हुई हो इस तरह का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया। मगर ये जरूर है कि इस कार्रवाई के दौरान
कुछ दस्तावेजात जो काफी अहमियत के हामिल हैं एनआईए के हाथ लगे हैं और फैक्ट्स को असरटेन करने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं और आखिरी इत्तलात जो मिल रही हैं कार्रवाई इन इलाकों के अंदर जारी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीदी, तफसीलात फराहम कर रहे थे जहां एनआईए की जानिब से कार्रवाई की गई है। श्रीनगर के बाग मेहताब और साथ ही साथ बटमालों के इलाके में भी छापामार कार्रवाई हुई है। उसके साथ ही करालपुरा कुपवारा इलाके में भी और जो जराये का कहना है कि टेरर फंडिंग मामले को लेकर कार्रवाई की गई है, जबकि जराये का यह भी कहना है कि कई अहम दस्तावेजात जब्त भी किए गए हैं। ताहम किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई है, इस सिलसिले में कोई ऑफिशियल बयान एनआईए की जानिब से बयान सामने नहीं आया है। बढ़ते आगे अब बात करेंगे एक और कार्रवाई की, जहां जनूबी और वस्ती कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से कार्रवाई के दौरान 10 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है। एसआई जराये का कहना है कि जनूबी कश्मीर और वस्ती कश्मीर के मुतअद्दिद मकामात पर दौरान शब कार्रवाई करते हुए जैश मोहम्मद नामी मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 10 बालाई वर्करों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तलाशी के दौरान गिरफ्तार हुए बालाई वर्करों से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, नकली पिस्तौल और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया हो। ताम इस सिलसिले में मजीद तहकीकात उनसे पूछताछ जारी है। बढ़ते आगे बात अब बॉलीवुड के हवाले से करते हैं, जहां बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक कंपोजर और गुलकार बप्पी लहरी का मुंबई के एक अस्पताल में इंतकाल हो गया है। वो 69 बरस में इंतकाल कर गए हैं। बप्पी लहरी, जिनका असल नाम आलोकेश लहरी था, वो 27 नवंबर 1952 को मगरबी बंगाल के जलपाईगुड़ी में पैदा हुए थे। इलाज करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि बप्पी लहरी 1 माह से अस्पताल में दाखिल थे और उन्हें कल 2 रोज कबल ही अस्पताल से छुट्टी दी गई थी, लेकिन गुज़श्ता रोज तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दोबारा अस्पताल में दाखिल कराया गया था। बप्पी लहरी सेहत के कई मसाइल से मुतासिर थे। नस्ब शब्द से कुछ देर कबल OSA की वजह से उनका इंतकाल हो गया। बप्पी लहरी बॉलीवुड में डिस्को म्यूजिक को मकबूल बनाने के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 1970-80 की दहाई में चलते चलते डिस्को डांसर, नमक हलाल, डांस और शराबी जैसी कई फिल्मों में मकबूल गीत दिए हैं। उनका आखिरी बॉलीवुड गाना बंकस था, जो उन्होंने 2020 में रिलीज होने वाली फिल्म बागी 3 के लिए गाया था। 17 साल की उम्र से ही बप्पी लहरी मौसीकार बनना चाहते थे और HD बर्मन उनके लिए मशअल राह थे, जबकि अपनी 9 उम्री में ही वो HD बर्मन के गाने सुनते और रियाज किया करते थे। उन्होंने मुतअद्दिद फिल्मों में काम करते हुए बुलंदियों को छू लिया और बॉलीवुड में एक बड़े फनकार के तौर पर अपना मकाम बनाया। आज उनके इंतकाल से उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई है। सयाहती मकाम गुलमर्ग में एक सयाह दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। श्याम सुंदर नामी एक सयाहती मकाम गुलमर्ग के एक होटल में जेर क़याम थे कि गुज़श्ता शब अचानक उनके सीने में तकलीफ हुई है, जिसके बाद ही उनकी मौत हुई है। ताहम पुलिस ने आज HDH टंगमर्ग में तिबी लवाजमात के लिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। श्याम सुंदर कोलकाता के रहने वाले हैं और वो घूमने के लिए वादी जनूबी कस्बा त्राल के दुधमर्ग के लोगों ने जमीनों से बेदखल करने के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंतजामिया से इंसाफ फराम करने की मांग की है। इस मौके पर भाजपा लीडर अब्दुल रशीद ने भी एहतजाज में शिरकत करते हुए कहा कि एक तरफ इंतजामिया फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत गुजर बकरवाल तबके से ताल्लुक रखने वालों के हुकूक बहाल करने की यकीन दहानी कर रही है, तो दूसरी तरफ लोगों को जमीनों से बेदखल किया जा रहा है, जो बकौल उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने LG से इंसाफ फराहम करने की मांग की है। है हमारी शामलात जमीन जिस पर हम 80-90 सालों से मतलब काबिज हैं, वो गवर्नमेंट उसको निकालना चाहती है, तो इसीलिए ये लोग यहाँ जमा हुए हैं, जिसमें हमारे पटवारी साहिबान भी 2-3 बार यहाँ आए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि दफा 4 हमको निकालना है। तो इसमें हम ये देखना है कहाँ कहाँ ये दफा 4 हमें शामलात जमीन है, उसके बाद जो खालसा सरकार है वो भी हमने देखना है। तो इसीलिए लोगों को खतरात ये मालूम हो गए इस वक्त, तो ये इसीलिए यहाँ जमा हुए हैं और इन्होंने सरपंच साहब को भी बुलाया है लोगों ने, तो इसीलिए यही मेन मकसद इसका यही है। क्या जो ये हमारा गांव है दूधमर्ग का गांव,
ये लालपुरा बी के साथ आता है पंचायती हल्का में, और रेवेन्यू हल्का हमारा जो है वो लालपुरा ए है। मगर जो हमारा गांव है ये बहुत बैकवर्ड और गरीब गुर्बत के लिहाज से इतना डूबा हुआ है, यहाँ कोई किसी के पास कोई तरक्की नहीं है। दिन पर ये मजदूरी करते हैं और रात भर ये खाते हैं, तो इनके पास कोई गुजारा नहीं है, कोई मतलब ऐसा इनके पास नहीं है जिससे ये मतलब अपना गुजारा कर सकेंगे, कोई कारोबार नहीं है इनके पास। जो आज के यहाँ मेरे आने के एक ही मकसद है कि जो इंतज़ामिया यहाँ की है वो इनको बेदखल करना चाहती है, बेघर करना चाहती है, लेकिन ये 70 साल से यहाँ रह रहे हैं। क्यों? दफ़ा 4 के तहत जो इनको ज़मीन मिली है फॉरेस्ट एक्ट में, इनका हक बनता है। तो हम एक तरफ से हम दावा करते हैं जहाँ फॉरेस्ट एक्ट में इनको मौका देंगे, इनको ज़मीन देंगे, इनको बिठाएंगे, तो एक तरफ से हमारा ये आज मेरे पास इनकी शिकायतें आई हैं लोगों की जो एडमिशन यहाँ की निकाल रही है इनको। क्यों ये इनके नाइंसाफ़ी है इनके साथ, क्यों ये इंसाफ नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसी बात होगी, हम क्यों ना सबों लोगों को निकाल कर मैं इंशाल्लाह जंतर मंतर पर भी जाकर धरना दूंगा और मैं श्रीनगर में भी जाकर धरना दूंगा, लेकिन मैं इनका हक इंशाल्लाह लेकर रहूंगा। मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं, एलजी साहब की नोटिस में लाना चाहता हूं, डिप्टी कमिश्नर पलगामा की नोटिस में ये बात लाना चाहता हूं। अगर इनका ये हक है तो इनको हक दिया जाए। टीबी और दीगर बुनियादी सहूलियात को बहम रखने की अगरचे इंतजामिया दावे कर रही है, ताम जमीनी सतह पर इसके बरअक्स नजर आ रहा है। और राजौरी के थाना मंडी इलाके में मनियाल एक ऐसा गांव है जहां बच्चों और बड़ों की एक बड़ी तादाद आंखों की बीमारी में मुब्तला है, मगर इंतजामिया और महकमा सेहत की लापरवाही से अवाम को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। पेश है हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। गुलिस्तान न्यूज वैसे तो हर खबर आप तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन कुछ मुद्दे और तस्वीरें ऐसी होती हैं जिन पर नेता साहब की नजरें कभी नहीं पड़ती हैं। लेकिन गुलिस्तान न्यूज उन नेताओं को आईना दिखाने का काम हर वक्त करता है। सो हमने फिर से किया है। आपको याद होगा हमने एक तस्वीर आपको दिखाई थी जहां एक स्कूल में नेत्रहीन बच्चों और कई बच्चों को आंखों में परेशानी थी, लेकिन प्रशासनिक अमला ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन हमारी टीम जब वहां पर पहुंची और खबर को प्रमुखता से दिखाया तो इसका असर आपके सामने है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। 15 दिन पहले जो हमने एक स्टोरी आपके ज़रिए से गुलिस्तान न्यूज़ के ज़रिए से जो काफ़ी हद तक इसको उछाला गया है और बड़ी इमोशनल स्टोरी थी ब्लाइंडनेस बच्चों की, तो आज मैं गुलिस्तान न्यूज़ का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आपकी वजह से आज पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थाना मंडी जो है यहाँ पहुँची है, तहसीलदार साहब पहुँचे हैं और आपने इस स्टोरी को इस कदर बुलंद किया है कि जिस राजौरी की जो मेडिकल टीम थी वो भी यहाँ पहुँची है और इन बच्चों की बहुत सारे मामलात के ऊपर गौर व होश किया गया और कुछ इनके लिए फैसिलिटीज़ जो हैं, सहूलियात जो हैं वो मुहैया करने की भी यकीन दहानी करवाई गई है। तो मैं इस ज़मन में और तो कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन आपका इंतहाई मशकूर हूँ और आपके माध्यम से मैं गुजारिश फिर करूँगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जहाँ तक मुमकिन हो सके तो इनके मामलात के ऊपर तवज्जो दी जाए ताकि आइंदा ये मामलात पेश ना आए। दरअसल आज मेडिकल की टीम राजौरी के थन्ना मंडी पहुंची है और मेडिकल सुविधाएं देने का काम कर रही है ताकि नेत्रहीन बच्चों और अन्य बच्चों को आंखों से जुड़ी परेशानी न हो सके। हालांकि आगे भी ऐसे ही काम करने की मेडिकल टीम बात कर रही है। थाना मंडी में यहाँ पे रिपोर्ट हुआ था, कुछ केसेस थे काफ़ी ज़्यादा ब्लाइंडनेस के। उस पर डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने जो है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थाना मंडी को डायरेक्शंस दी थी कि इसके कॉजेज़ को इंक्वायर किया जाए और ये भी देखा जाए कि इस पर हम क्या मदद कर सकते हैं। इस पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट थाना मंडी ने एक इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट के जो मेंबर के जो ऑफिशियल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया और एक कम्प्रीहेंसिव वे में इस प्रॉब्लम को स्टडी किया जाए, मेडिकल पर्सपेक्टिव से भी कि क्या प्रॉब्लम है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, फ्यूचर में इस प्रॉब्लम और हार्म ना करे उसको कैसे रोका जाए, वो सब स्टडी करने के लिए। और दूसरी तरह से भी एडमिनिस्ट्रेटिवली ये भी देखा जाए कि जो बच्चे इससे इम्पैक्ट हो गए हैं उन बच्चों की लाइफ को कैसे सुधारा जाए, अगर कोई मेडिकल सर्जरी से ठीक हो सकता है तो वो भी कंसीडर किया जाए। बीएमओ दरहाल की तरफ से हमने एक आई कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज किया हाई स्कूल मनियाल में। यहाँ पे कुछ विजुअली इम्पेयर्ड हैं, बाय बर्थ ब्लाइंड जो बच्चे हैं, जो पॉपुलेशन है, उनको हम देखने आए थे यहाँ पे। और बीइंग एन आई स्पेशलिस्ट मेरा ये मतलब एग्जामिनेशन है कि इनको जो ये डायग्नोसिस है माइक्रोथैल्मोस और एनाथैल्मोस हम बोलते हैं।
चलिए उस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवाल के घर पर नामालूम अफराद की एक नाकाम कोशिश। खबर दिल्ली से इस वक्त बड़ी आ रही कि एनएसए अजीत डोवाल के घर में नामालूम शख्स ने दाखिल होने की कोशिश की है। यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। गाड़ी लेकर वो घर में घुसने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन सिक्योरिटी एहलकार ने नौजवान को गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर दी है। मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथ है फोन लाइन पर रहमत कलीम। रहमत, क्या कुछ तफसीलात है? जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में जो कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल है, उनकी रहायशगाह पर बाज़ाब्ता तौर पर आज एक नामालूम नौजवान को दाखिल होते हुए, गाड़ी लेकर दाखिल होते हुए देखा गया। जैसे ही उस रहायशगाह के करीब पहुंचा, वो नौजवान सिक्योरिटी पुलिस की जानिब से उसे रोकने की कोशिश की गई और अब वो शुरू में कहीं न कहीं गाड़ी रोकने से मना कर रहा था, लेकिन फिर सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों के बदौलत वो गाड़ी रोक दिया और वहीं पर उसे बाज़ाब्ता तौर पर हिरासत में लेकर पूछताछ जो की गई है। अभी जो हमें अपडेट इस सिलसिले में मिल रही है कि जो शख्स था, जो नौजवान जो नामालूम है, अभी तक के उसके सिलसिले में उसकी शनाख्त नहीं वाज़ेह की गई है, लेकिन ये जरूर खबर मिल रही दिल्ली पुलिस के हवाले से। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो शख्स था जो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था अजीत डोभाल की रहायशगाह में, वो इब्तदाई तौर पर जो जांच हुई या पूछताछ हुई उसमें मालूम होता है कि वो जहनी तौर पर बीमार है, यानी जहनी परेशानी का शिकार है। वो जहनी डिस्टर्ब, इंसान मेंटली डिस्टर्ब का वर्ड लिखा गया है, यानी जहनी परेशानी का शिकार है। और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि वो कोई अपनी गाड़ी नहीं लिया हुआ था, बल्कि रेंट पर एक कार लिया हुआ था, उसको लेकर के अजीत डोभाल की रहायशगाह की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेज ने कबल वक्त बेदारी दिखाते हुए रहायशगाह में दाखिल होने से पहले ही रोकने की कोशिश की और थोड़ी जद्दोजहद के बाद ये कोशिश कामयाब हुई। उसके बाद उस लड़के को हिरासत में लेकर के पूछताछ जब की गई तो नतीजा ये निकला कि वो जहनी तौर पर माजूर मालूम होता है, कहीं न कहीं मेंटली डिस्टर्ब शख्स था और उसने रेंट पर एक कार ले रखी थी और उसको लेकर के सीधे अजीत डोभाल के घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। क्या ये इब्तदाई जांच ही हतमी जांच होगी या इसके बाद भी कुछ और तहकीकात आएगी, ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये है कि तफसीलात और आ सकती हैं, खासतौर से शनाख्त के हवाले से कि लड़का कहाँ का रहने वाला था, किस पोजीशन में है, मेंटली अगर डिस्टर्ब है तो फिर कार। रहमत सर ये बताएगा कि क्या इसकी तस्दीक हुई है कि वो जहनी तौर से बीमार था, जहनी तौर से कमजोर था? क्योंकि एक गाड़ी रेंट पे लेना, गाड़ी चलाना, फिर अजीत डोभाल के घर की तरफ या उसके घर की अंदर घुसने की कोशिश करना, कहीं ना कहीं ये इस पे जरा थोड़ी सी वजाहत आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इसकी तस्दीक हुई है? जी बिल्कुल, तस्दीक हुई है। दिल्ली पुलिस की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर बयान दिया गया है और कहा गया है कि हमने जिस शख्स को गिरफ्तार किया है वो जहनी तौर पर माजूर है और साथ ही साथ जो कार में बैठ करके वो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, वो कार रेंट पर उसने ले रखा था। ये सवाल कहीं न कहीं एक शुबे को पैदा करता है कि एक ऐसा शख्स जो जहनी तौर पर माजूर हो और वो कार रेंट पर ले ले, फिर ये कहीं न कहीं एक सवाल का शोशा जरूर पैदा करता है। लेकिन देखना होगा कि सिक्योरिटी एहलकारों की जानिब से, दिल्ली पुलिस की जानिब से हाथमी रिपोर्ट क्या आती है। इब्तदाई रिपोर्ट यही है कि दिल्ली पुलिस ने इसकी तस्दीक भी की है कि एक नौजवान जो दाखिल होने की कोशिश कर रहा था अजीत डोभाल की रहायशगाह की तरफ, उसे कबल उस वक्त रोका गया है और उसे हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो मालूम हुआ कि वो जहनी तौर पर माजूर है और उसने जो कार ले रखी थी वो उसका अपना जाती कार नहीं है, बल्कि उसने रेंट पर कार ले रखी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम। जो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही थी कि वहां पर अजीत डोभाल, जो कौमी सलामती के मशीर अजीत डोभाल, उनके घर में एक नौजवान ने गाड़ी लेकर घुसने की कोशिश की, ताहम वहां पर सिक्योरिटी एहलकारों ने उनकी कोशिश को नाकाम बनाया और उसे गिरफ्तार करके इससे पूछताछ की जा रही था। इब्तदाई पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो दिमागी तौर माजूर था। ये नौजवान जिन्होंने अजीत डोभाल के घर में घुसने की कोशिश की गाड़ी लेकर, और गाड़ी उनकी अपनी भी नहीं थी बल्कि उन्होंने रेंट पे गाड़ी ली थी जो अजीत डोभाल के घर पर घुसने की कोशिश की थी गाड़ी लेकर, लेकिन पुलिस ने जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके रिहायशगाह पर उन्होंने इस कोशिश को नाकाम बनाया और उसे गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की जा रही है। रूसी सदर और जर्मन चांसलर ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन की सरहद के करीब अपनी पोजीशनों से जुज़वी तौर पर फौज हटाने का फैसला किया है। उन्होंने मजीद कहा कि वो मॉस्को के सिक्योरिटी खदशात पर मगरिब के साथ मजीद बातचीत के लिए हामी है। उन्होंने कहा कि उनसे कहा गया है कि यूक्रेन मुस्तकबिल में नेटो में शामिल नहीं होगा, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था कि यह यकीन दहानी यूक्रेन की सरहद पर सूरत हाल को हल करने के लिए काफी है।
не готова сегодня к вступлению в НАТО. Мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса. Мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партнерами услышаны и приняты всерьез. Das gilt auch für die unterschiedlichen Positionen zur Frage der NATO-Osterweiterung. Da ist ja die etwas eigenwillige Situation, dass die gar nicht ansteht. Die steht nicht auf der Tagesordnung. Jeder weiß es ganz genau. Das ist kein Thema, das uns wahrscheinlich in unseren Ämtern begegnen wird wieder, solange wir sie ausüben. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Präsident vorhat, im Amt zu sein, aber ich jedenfalls habe das Gefühl, das könnte länger dauern, aber nicht ewig. Силовое сдерживание России воспринимается нами в качестве прямой и непосредственной угрозы национальной безопасности, снять которую как раз и призваны юридические соглашения на основе внесенных нами проектов. इधर अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने रूस को धमकी दी है कि अगर उसने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका उस पर पाबंदियां आयद कर देगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कहना है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पाबंदियां तैयार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका को अब तक यूक्रेन की सरहद से रूसी फौज वापस बुलाने की तस्दीक नहीं हो सकी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने मजीद कहा कि रूस ने हमला किया तो रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद करेंगे। दूसरी जानब अमेरिकी वजीर खारजा ने इस हवाले से रूसी हममनसब से फोन पर भी राब्ता किया। अमेरिकी वजीर खारजा ने रूसी वजीर खारजा से गुफ्तगू के दौरान सफारतकारी से यूक्रेन का मामला हल करने पर जोर दिया है। We're proposing new arms control measures, new transparency measures, new strategic stability measures. These measures will apply to all parties, NATO and Russia alike. We're willing to make practical, result-oriented steps that can advance our common security. We will not sacrifice basic principles, though. Nations have a right to sovereignty and territorial integrity. They have the freedom to set their own course and choose with whom they will associate. But that still leaves plenty of room for diplomacy and for de-escalation. That's the best way forward for all parties, in our view. We'll continue our diplomatic efforts in close consultation with our allies and our partners. As long as there is hope of diplomatic resolution that prevents the use of force and avoids incredible human suffering that would follow, we will pursue it. The Russian defense minister reported today that some military units are leaving their positions near Ukraine. That would be good, but we have not yet verified that. We have not yet verified the Russian military units are returning to their home bases. Indeed, our analysts indicate that they remain very much in a threatening position. And the fact remains, right now, Russia has more than 150,000 troops encircling Ukraine and Belarus and along Ukraine's border. An invasion remains distinctly possible. That's why I've asked several times that all Americans in Ukraine leave now before it's too late to leave safely. It is why we have temporarily relocated our embassy from Kyiv to Lviv in western Ukraine, approaching the Polish border. And we've been transparent with the American people and with the world about Russia's plans. नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।